नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानता हूं, दिल से मानता हूं, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिशनर भी हैं, एकेडमिक में भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं और चिकित्सक भी हैं। आप लोग डेली प्रैक्टिस में पेशेंट लोगों को देखते हैं और आप लोग जो अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं वह काबिले तारीफ है। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि चरक सिद्धि स्थान 7वां में 63 नंबर का श्लोक, अष्टांग संग्रह कल्प स्थान में 4th चैप्टर में 49 नंबर का श्लोक, अष्टांग हृदय में कल्प स्थान में 4th अध्याय का 68 नंबर का श्लोक में एक चीज बताया है कि मृदु द्रव्य और तीक्ष्ण द्रव्यों का हम लोग कहाँ पे कैसे प्रयोग करें, तो और वो कैसे तीक्ष्ण होता है या मृदु होता है इसको भी जानना जरूरी है। और हमें वो देने से क्या फायदा होता है वो हम अभी देखेंगे। तो बोल रहे हैं कि तीक्ष्णत्वम मूत्र पिलु अग्नि लवण शार सर्षपैः प्राप्त कालम विधातव्यम क्षीरादे मार्दवम तथा। तो तीक्ष्णत्व, अगर बस्ती में तीक्ष्णत्व लाना है तो आप गोमूत्र का प्रयोग करिए, मूत्र का प्रयोग करिए। पिलु वनस्पति, चित्रक, अग्नि को मतलब चित्रक बोलते हैं, लवण डालिए, क्षार डालिए, सरसप डालिए, ये सब मिलाकर कल्क बना के अगर हम लोग देते हैं तो बस्ती तीक्ष्ण हो जाती है। उसी तरह से अगर मृदु बस्ती देना है किसी को, जहां पे बहुत उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है, तो वहां पे दूध में मधुर द्रव्य शीतल द्रव्य मिलाकर बस्ती देने पे मृदु हो जाती है, शीत वीर्यात्मक भी हो जाती है और मृदु हो जाती है। तो हमें चिकित्सक को आवश्यकता अनुसार मृदु या तीक्ष्ण बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। इसी का टीका चक्रपाणी जी ने क्या लिखा है कि संप्रति तत्र तत्र बस्ती नाम मृदुत्वम तीक्ष्णत्वम च विहितम तेन तद विज्ञानार्थम मार्दव तीक्ष्णत्व कारक द्रव्य गण महाति माह तीक्ष्णत्व इत्यादि। मतलब यहाँ पे बस्तियों में षष्ठी बहुवचन है, बस्तियों का मृदुत्व और तीक्ष्णत्व को हमें देखना है और उनको छोड़ के उनके विज्ञान को जानना जरूरी है कि क्या होता है मृदुत्व और तीक्ष्णत्व। तो मार्दव तीक्ष्णत्व, मृदु होना या तीक्ष्णत्व होना, कारक द्रव्य ऐसे द्रव्य डालते हैं, गणम आह ऐसे गण कहे हैं, आह मतलब कहे हैं, तीक्ष्णत्व इत्यादि तीक्ष्णत्व द्रव्य कहे हैं इत्यादि। पिलु पिलु रौतरातिक पतिकम फलम, पिलु एक ऐसा फल है पिलु का जो मतलब जो बहुत तीक्ष्णत्व वाला रहता है। पिलु स्थाने केचित बिल्वम पठंती, पिलु के स्थान पे कुछ लोग बिल्व को पढ़ते हैं। प्राप्त कालम मिथ्या युक्तावस्थम, प्राप्त काल युक्तावस्था मतलब हमें किस तरह से कौन सी अवस्था है उस हिसाब से हमें उनका प्रयोग करना है, तो वो प्राप्त काल ऐसा बोला जाता है। क्योंकि श्लोक में प्राप्त कालम विधातव्यम मतलब पेशेंट का व्याधि की अवस्था क्या है, किस कंडीशन में हमें देना है प्राप्त काल, उस देने में कौन सी जरूरी है वो अवस्था। तो बोल रहे हैं मृदु या तीक्ष्ण बस्ती, गोमूत्र में पीलू, चित्रक, सेंधा नमक, यवक और सरसों का कल मिलाकर बस्ती देने पर वह तीक्ष्ण हो जाती है। दूध से और मधु द्रव्य एवं शीतल द्रव्य मिलाकर बस्ती देने पर वह मृदु हो जाती है। चिकित्सक को आवश्यकता अनुसार मृदु या तीक्ष्ण बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। इतना बढ़िया बता रहे हैं। तो क्योंकि कुछ व्याधियां कफ वाली होती है, अगर हम देखेंगे तो कुछ कफज कुष्ठ है,
वहां पे हमें थोड़ा तीक्ष्ण बस्ती देना पड़ेगा। अगर औदुंबर कुष्ठ है, पित्त वाला, तो या आग्नेय विसर्प है, आग्नेय विसर्प है तो बहुत ज्यादा हीट बढ़ा हुआ है बॉडी में, तो वहां पे दूध से सिद्ध किया हुआ और मधु द्रव्य शीतल द्रव्य मिलाकर बस्ती देने से मृदु हो जाती है, ऐसा बता रहे। इतना बढ़िया ये बताया है ना, मृदु और तीक्ष्ण। एक मिनट रुकिए। तो ये हमें अवस्था के हिसाब से कब कहाँ क्या देना है वो हमें देखना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि केवलम अनुवासन से केवलम निरुहस्य व प्रयोगे निषेधे युक्ति, मतलब केवल अनुवासन या केवल निरुह, इसका प्रयोग का निषेध किया गया है कि हमें पेशेंट को केवल अनुवासन अनुवासन अनुवासन, तेल की ज्यादा मात्रा ज्यादा मात्रा ज्यादा मात्रा नहीं देना है, या केवल निरुह 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 ऐसे नहीं देना है। अगर हम दे रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, और सारा प्रैक्टिकल चीज है, थ्योरेटिकल तो है ही लेकिन प्रैक्टिकल भी चीजें हैं। तो क्या बोल रहे हैं, स्नेह बस्ती निरूहम वा न एक मेवाती शीलिए, स्नेह बस्ती या निरू को, दोनों में से न एकम, एक को ही बार बार न शीलियत, न एकदम निषेध किया गया कि नहीं करना है। उत्क्लेश अग्निबधो स्नेहात निरुहात पवनात भयम, मतलब उत्क्लेश होता है, अगर स्नेह ज्यादा देंगे तो शरीर में आम दोष की उत्पत्ति होगी, उत्क्लेश बढ़ जाएगा, अग्नि को वध करेगा, मतलब अग्नि मंदता करेगा। और निरु 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 देंगे तो पवनात भयम, वायु का प्रकोप होगा। क्योंकि क्यों होगा वायु का प्रकोप, क्योंकि जब हम लोग एक तरह से देखते हैं कि वेगों को धारण नहीं करना चाहिए और उदीरण नहीं करना चाहिए, न वेगान न धारित न उदीरित, जब हम बोलते हैं कि वेगों को न धारण करना है उदीरण करना है, अगर जबरदस्ती हम वेगों को निकालते हैं तब भी वायु का प्रकोप होता है, और वेगों को रोकते हैं तब भी वायु का प्रकोप होता है। तो जब हम निरूह दे रहे हैं तो एक तरह से हम वहां पे उदीरण कर रहे हैं, वायु को जबरदस्ती निकाल रहे हैं रोज का रोज। अब जब वायु को निकालेंगे रोज का रोज, वो इम्बैलेंस होगा और वायु का प्रकोप हो जाएगा। एक जगह से आप निकालेंगे वायु और दूसरी जगह से घुस जाएगा और वो प्रॉब्लमेटिक करेगा। इसलिए वायु का प्रकोप ना हो, इसलिए निरूह रोज रोज नहीं देना है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, तस्मा निरूढ़ स्नेहो निरूह चाति चानुवासिता, इसीलिए आप जब भी निरूह दे रहे हैं तो थोड़ा स्नेह डाल के दे, और या अल्टरनेट डेज अनुवासन दे। तो ये बहुत अच्छा है, स्नेह शोधन युक्त एवं, स्नेहन भी करना है और शोधन भी करना है। इसका युक्ति पूर्वक जब हम करते हैं, बस्ती कर्म त्रिदोषण, ये बस्ती कर्म जो है तीनों दोषों को नष्ट करता है। इसीलिए एक दिन तेल एक दिन निरूह, मतलब एक दिन अनुवासन एक दिन निरूह, इस तरह से हमें देना है। और जब निरूह भी दे रहे तो उसमें भी सस्नेह हो बोला है, मतलब डायरेक्ट काढ़ा ही ऐसे नहीं दे, थोड़ा सा तेल डाल के देना है ऐसा। चरक सिद्धि स्थान 4th चैप्टर, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 37 चैप्टर, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 28 चैप्टर, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 19 चैप्टर, इतना सारे ग्रंथ बोल रहे हैं। जो बोलते हैं ना सर्वतंत्र में जो सिद्धांत है वही कॉमन सिद्धांत सभी में बोला है, और चक्रदत्त ने भी बोला है, बंक सेन ने भी बोला है। इसी का चक्रपाणी ने टीका किया है इसी श्लोक पे। क्या बोल रहे हैं चक्रपाणी जी, निरूहणानुवासन परस्पर व्यवधान दाने दोषम महास्ने बस्ति निरूहम वेत्यादि एकमेवेति परस्परांतरितरम, परस्परा अंतरितम, मतलब निरूह देते हैं या अनुवासन देते हैं तो परस्पर व्यवधान दाने, मतलब अल्टरनेट डेज देना है। और दोषम महास्ने बस्ति निरूहम वेत्यादि एकमेवेति परस्परांतरितम, मतलब हमें दोषों को बैलेंस करते हुए हमें स्नेह बस्ती देना है, एक दिन निरूह देना है, फिर स्नेह देना है, परस्पर अल्टरनेट डेज देते जाना है। उत्क्लेश कफ पित्तोत्क्लेश, अगर हम स्नेह का बस्ती देंगे तो वो कफ और पित्त का उत्क्लेश करेगा। निरूहात पवनात भयम मिति, निरंतर निरूहणे शरीरस्थ शोधनाति योगात पवनात भयम भवति, अगर हम निरूह देंगे कंटिन्यू, निरूहात यहाँ पे पंचमी ऐसे लगा है विभक्ति अर्थ, तो उसके निरूह देने से पवन का भय मतलब वायु का भय रहता है। निरंतर निरूह देने से शरीर का शोधन अति योगा, शोधन का अति योग हो जाता है, जबरदस्ती हम वेगों को निकाल रहे हैं, वहां पे शोधन का अति योग होता है तो पवनात भयम भवते, वायु का भय, वायु का प्रकोप होने का भय रहता है। निरूढ़ सस्नेति निरूहण स्रोतसु शोधितेषु कफ जन्य कृते स्नेह बस्तिरभ्यस्य, मतलब जब निरूह दे रहे हैं तो सस्नेह युक्त दे, स्नेह युक्त दे। ऐसा निरूह जो होता है स्त्रोतों को शोधन भी करेगा और कफ पित्त जन्य जो उत्क्लेश है उसको भी रोकेगा,
और स्नेह बस्ती क्या करेगा, उसको बैलेंस करते जाएगा, कफ और पित्त को भी। तथा अनुवासित सम्यक अनुवासन ही स्निग्ध स निरुह एव। इसी तरह से जब हम अनुवासन देते हैं, अल्टरनेट डेज, एक दिन निरू दिया, दूसरे दिन अनुवासन दिया, तो सम्यक अनुवासन से शरीर में स्निग्धता आती है और सन्निरूह उसका बैलेंस होते जाता है। एवं प्रयुज्य मान स्नेह निरूह यो स्त्री दोष तत्व। एवं प्रयुज्यमान, इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं, युक्ति पूर्वक देते हैं, तो स्नेह और निरूह जो होते हैं, जब हम अल्टरनेट डेज दे रहे हैं तो तीनों दोषों को नष्ट करते हैं। स्नेहेन वात ज्ञान निरूहेण, स्नेह से वायु को जीत प्राप्त होती है, स्नेह से, क्योंकि वायु का रुक्ष गुण है, और स्नेह तो वायु का शमन करता है, रुक्ष गुण को शमन करता है। निरूहेण कफ पित्त जयात भवती, निरूह देने से क्या होगा कि कफ और पित्त पे भी विजय प्राप्त होती है। भवत्याह स्नेह शोधन इत्यादि, इसलिए स्नेहन भी करना है और शोधन इत्यादि कहा है। शोधनम मिह निरूह अभिप्रेता, शोधन के जो कहा है वहां पे निरूह अभिप्रेत है, ऐसा चक्रपाणी जी विस्तार से बता रहे हैं। इसी तरह से क्या बोल रहे हैं कि आस्थापना अनुवासनम तो खलु सर्वोपक्रमेभ्यो बाते प्रधानतम मन्यंत इति कृत्वा अन्यतर स्यापि प्रसंगास्यादि। मतलब आस्थापन और अनुवासन जब हम दे रहे हैं तो सभी उपक्रम में हम लोग बात को प्रधान देते हैं। वायु की चिकित्सा है तो हर उपक्रम में वायु को प्रधान करके इन्होंने अंतरस्यापी, मतलब अल्टरनेट डेज, ऐसा प्रसंग के बारे में बताया कि आस्थापन और अनुवासन को हमें अंतरस्य अन्य तरस्यापी, ये प्रसंग से बोला है। अन्य तरह कांतिक शीलन प्रतिषेधार्थम मन्ये सह स्नेह जीर्ण निर्वाह दानानंतर तावत अनुवासनस्य प्रसंग। मतलब अन्य तरह एकांतिक शीलन, मतलब अन्य लोग क्या बोलते हैं कि एक ही दे, मतलब, तो उसका प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि अगर हम स्नेह स्नेह देंगे तो उसे अजीर्ण हो सकता है, स्नेह का अजीर्ण हो सकता है। और निरू का दान करेंगे, निरू देंगे, उसका भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसीलिए तावद अनुवासन से प्रसंगा, इसीलिए अनुवासन को हमें अल्टरनेट डेज देना है। अनंतरम अपे अनुवासन से प्रसंग, इसलिए एक दिन स्नेह देना है, एक दिन निरूह देना है। निरूह से तो कथम, निरूह क्यों कहा है वो बता रहे हैं। कर्मणाम वमनादि नाम, मतलब निरूह किस तरह से दे, तो जो हम कर्म कर रहे हैं, वमन आदि कर रहे हैं, पुण्य रपे अंतरा अंतरा स्नेह स्वेदो प्रेम, फिर से पेशेंट को ब्रेक कर करके स्नेहन दे स्वेदन प्रयुंजित स्नेहर चांतेशु योजेदिति। मतलब फिर हम स्नेहन स्वेदन कर रहे हैं और फिर हमें स्नेहन करना है अंत में। उसके बाद तम पायेत वासे द्वा निरूहम त्रया दद्या त्रयादिति त्रय त्रय, तो फिर हम लोग अनुवासन देते हैं और निरूह देते हैं, तो 3 3 दिन तक ऐसे हम लोग दे सकते हैं। वापी वाप्य पंचमे व तृतीय पंचमे वा, मतलब थर्ड डे या 5वें दिन ऐसे। तद्यात निवरण मधुमासन त्वति वचनात् निरुहे कांत दान दोष देव मुक्तम इत्येके। तो हमें अल्टरनेट, मतलब घुमा फिरा के वही बात बोल रहे हैं कि निरू दे फिर अनुवासन दे, अगर हम तेल दे रहे हैं तो तीसरे दिन दे, 5वें दिन दे, और तो उससे दोष जो है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। विधिरवा मिथ्या विधिरवाय मिथ्या प्रतिपादिता, ये विधि उन्होंने कहा है, प्रतिपादित किया है। अनुवासन आस्थापनम आस्थापनम अनुवासनम मिश्यति वा, मतलब अनुवासन दे के आस्थापन दे, आस्थापन दे के अनुवासन दे, ये उनको कहना है। कर्म काल योग बस्तादि योगादि बस्ती, कर्म बस्ती काल बस्ती योग बस्ती। कर्म बस्ती 30 डेज का होता है, काल बस्ती 15 दिन का होता है, योग बस्ती 8 दिन का होता है। इस तरह से बस्ती शीलन प्रसंगव शोधनम बस्ती, तो ये प्रसंग से शोधन बस्ती, प्रसंग स्यापी स्यात् प्रतिषेध। तो हमें एक नहीं देना है, हमें अल्टरनेट डेज देना है। और जो नियम बताए पहले, जैसे अगर हम कोई बस्ती दे रहे हैं तो पहले अनुवासन दे, तेल का दे, फिर जितना दिन काढ़ा और तेल अल्टरनेट डेज दे, और लास्ट में जो बस्ती है उस तरह से दे। एवं च कृत्वा बक्ष्यति स्नेह शोधन युक्त एवं बस्ती कर्म त्रिदोषण। जब हम स्नेहन भी कर रहे हैं और शोधन कर रहे हैं युक्त एवं उसके साथ में कर रहे हैं, तो बस्ती कर्म जो है वो तीनों दोषों को नष्ट करता है। इति अन्य पूर्व विध्ययन पेक्षत्वाद्यापन बस्ती समस्त निषेध स्यात्। तो ये पूर्व विधान जो बताया है, यापन बस्ती को छोड़ के सभी बस्तियों में ऐसा निषेध बताया।
यापना बस्ती में ऐसा नहीं है। यापन बस्ती में तो ऐसे भी हम लोग डालते ही हैं स्नेह और नीरू के साथ मिक्स करके। ज्वरस्य अतिसारश्च यापनात्यर्थम सब सेवनादिति वचनात्। यहाँ पे ज्वर और अतिसार में यापन बस्ती जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। यापनार्थम यापनात्यर्थम सेवनादिति वचनात्, मतलब ज्वर और अतिसार में यापन बस्ती देना है, ऐसे बोल रहे हैं, सॉरी ऐसा बोल रहे हैं कि देना है। पवन प्रकोप भयम चैत निमित्तम में वेति, वायु का प्रकोप के भय से हमें रोकना है, इसलिए वहां पे निमित्त रूप से यापना बस्ती देना है ज्वर और अतिसार में। उभयोरपि विरोध इत्यपरे, दोनों जो है विरोधी है, ऐसा कहा है। एकाधिकारेण बस्ती प्रयोग निषेध दो अयम, यदा बस्ती अस्य प्रधानता है तदा एकांतरे बस्ती रीति सत्ता मात्रेण वा द्वयोर अन्योन्य व्यधाना भाव एवं तेन प्रसंग। मतलब एक का अधिकार जो है कि बस्ती का प्रयोग का निषेध बताया, और दूसरी जगह बता रहे हैं कि बस्ती प्रधान है, तो एक और एक जगह बोल रहे हैं अल्टरनेट डेज दें। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि बस्ती का सत्ता मात्र बताने के लिए 2 दिन या अन्योन्य व्यवधान भाव, ये प्रसंगवश उन्होंने कहा है। तस्मात प्रतिषेधो अयम मिति केचित, कुछ लोग प्रतिषेध भी कहते हैं कि ज्वर में अतिसार में बस्ती नहीं देना है। उत्क्लेशो उत्क्लेशाग्निवधो स्नेहात, स्नेह का बस्ती देते हैं तो उत्क्लेश होता है और अग्निवध होता है, अग्नि मान्यता होती है। अनुवासन शील्य माने उत्क्लेश कफ प्रसेका, अगर अनुवासन हम कंटिन्यू देंगे, शील्य माने कंटिन्यू देंगे, तो कफ का उत्क्लेश हो सकता है, प्रसेक हो सकता है, मुंह से लार थूक बहुत आता है। अग्निवधो मंदाग्निता, अग्निवध मतलब अग्नि मंद हो जाता है। निरुहात पवनात् भयत अपतर्पणात् प्रमाण ब्रुभवान बात को कदाचित भवती, निरू देंगे तो वायु का प्रकोप होने का भय रहता है, अपतर्पण ज्यादा हो सकता है, प्रमाण से ज्यादा हो सकता है, वात का कोप हो सकता है, ज्वाइंट पेन वगैरह बढ़ सकता है, कदाचित ये हो सकता है। वात कोप प्रकोप कृतम तो नित्यमिति दोष प्रसंग परिहारार्थम, वात प्रकोप को ध्यान में रखते हुए नित्य रूप में दोष का प्रसंग के हिसाब से परिहार किया है, मतलब नहीं देना है, निरू कंटिन्यू नहीं देना है। तस्मा निरूढ़ सस्नेह, इसलिए निरू देने में सस्नेह, स्नेह के साथ, स्नेह या स्नेह शोधन शब्दात भयान अनुवासन निरूढ़ चाह, स्नेह जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे शोधन भी हो रहा है, स्नेहन भी हो रहा है, तो अनुवासन और निरूहण ये उनको कहना है। आह कहा है तदेव उभयम अपि युक्त्या कर्तव्यम, इसलिए उभयम अपि दोनों को युक्ति पूर्वक कर्तव्यम, युक्ति पूर्वक करना चाहिए। क्रियमाणम बस्ती कर्म त्रिदोषानुद्भवती, मतलब जब हम बस्ती कर्म करते हैं इस तरह से तो तीनों दोषों को वो नष्ट करता है। नान्य थे ना कोई और दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता। बस्ती बात हराणाम मिति, बस्ती बात को नष्ट करता है। दोष त्रय प्रशमनम अधिकृतम त्याग, तीनों दोषों का प्रशमन करता है, यह अधिकरण से कहा गया है, अधिकृतम त्याग। उक्त्या त्रिदोषरम स्नेहने ही श्लेष्मा भवती, जब उन्होंने कहा है त्रिदोष कर रहे हैं तो स्नेह से श्लेष्मा भवत, श्लेष्मा मतलब प्राकृत श्लेष्मा जो है वो बनती है, जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। अगर हम बस्ती दे रहे हैं तो श्लेष्मा की कमी है वहां पे, इसलिए पेन हो रहा है, स्लिप डिस्क हो गया है, नर्व कॉम्प्रेशन हो रहा है, वहां पे प्राकृत श्लेष्मा बनाना है। तो ये जब हम त्रिदोष हर बोल रहे हैं तो स्नेहन करने से क्या होता है, श्लेष्मा बनती है, उत्पन्न होती है। तस्माद उत्क्लेशात अग्निवदात कफ कुप्यति, जब स्नेह ज्यादा देंगे तो उत्क्लेश होगा और अग्निबद्ध होके कफ प्रकुपित होगा। तथा निर्वणा पे वायु तदस्मात् पवन भयमिति, निरू भी देंगे कंटिन्यू तो वायु से, वायु का प्रकोप होगा, पवन के रोग होंगे। बस्ती द्रव्य संयोग विशेषा, बस्ती जो है वो द्रव्य का संयोग और विशेष से अलग अलग होता है, मतलब हम कॉम्बिनेशन से या संयोग करके या विशेष करके हम लोग बनाते हैं। संयोग सामर्थ्य संश्लिष्ट दोष प्रशमनादित्य दोषा, संयोग के सामर्थ्य से दोषों का संश्लिष्ट है, दोषों का प्रशमन है, वह सबको हम बैलेंस कर सकते हैं और दोषों को निकाल सकते हैं। हिंदी में क्या बोल रहे हैं, अनुवासन और निरू किसी एक का बस्ती का निरंतर अति प्रयोग हानिकारक है। स्नेह बस्ती तथा निरू बस्ती में से किसी एक बस्ती का अति प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक स्नेह बस्ती के प्रयोग से उत्क्लेश और जाठराग्नि का नाश होता है। निरू बस्ती के अधिक प्रयोग से वातजन्य रोग हो सकता है, अतः निरू के पश्चात अनुवासन और अनुवासन के पश्चात निरू बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार युक्ति पूर्वक स्नेहन और शोधन, अनुवासन निरू कर्म त्रिदोष नाशक है। चरक संहिता के इस विचार को अन्य आचार्यों ने भी अनुकरण किया है। मैं जब बीएमएस कर रहा था ना तो मेरे कॉलेज में कुछ लोग एमडी कर रहे थे,
तो वो लोग ना कुछ सीनियर से एमडी स्टूडेंट्स, उन्होंने कंटिन्यू ना नीरू 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 दे दिया। तो उसकी वजह से एक वात्रक का बच्चा आया था, उसको पूरे जॉइंट्स में पेन था, सीवियर पेन था। एक दिन उसको अच्छा लगा, फिर उन्होंने काढ़ा बना के वही दे दिया, फिर तीसरे दिन भी दे दिया। उससे उसका पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो फिर उन्होंने टीचर से पूछा, सर से, जो पंचकर्म के वहां थे, उन्होंने बताया कि आप तेल का दो, अल्टरनेट डेज दो। तो ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तेल का दिया गया, जब पेन बढ़ गया तो तेल का दिया गया, तो वो पेन कम हो गया, सबसाइड हो गया। इसलिए ये लोग पहले से ही नियम बना दिए हैं आचार्य लोग कि एक दिन तेल का, एक दिन काढ़े का बस्ती देना है। इस विषय पे आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे, या वीना मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? कुछ हाँ, आप मैं लोग बोले। शारंगधर संहिता में का एक श्लोक इसी प्रकार का है, शारंगधर का, मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, जरूर बताइए मैम। एकाधिक बस्तियों का विधान, अनेन विधिना युञ्जान युञ्जान्निरुहं बस्तिदानवितम्, द्वितीयं वा तृतीयं वा चतुर्थं वा यथोचितम। बस्ती देने में कुशल चिकित्सक इसी विधि से आवश्यकता अनुसार दूसरी, तीसरी अथवा चौथी निरूह बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। वक्तव्य में कहते हैं, जिस प्रकार आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भी अनुवासन बस्तियां दी जाती है, उसी प्रकार निरूह बस्तियां भी एक से अधिक दी जा सकती है। सम्यक निरूह में विविक्तता, मनुस्तुष्टि आदि लक्षण दिखाई देने पड़ते हैं। बस्ती विधान रोक देना चाहिए। बस्ती का हीन क्रम, हीन क्रम, हीन योग भले ही करे, किंतु अति योग न हो। विशेषतः सुकुमारों के लिए तो हीन क्रम अहितकर होता है। बस इतना ही है। मैं बाकी विद्वान लोग को बुलाता हूँ यहाँ पर। आदरणीय अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, मैं बोलता हूँ। सर हाँ देखिए, जी। जैसे आप बहुत अच्छे से सब बता रहे हैं, वही चीज मैं भी थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ। श्लेष्म के लिए जैसे कब अष्टांग संग्रह 15वें चैप्टर में बोला गया, श्लेष्म विघ्नो युक्त एकदम तीक्ष्ण वमन रेचना। मतलब अगर श्लेष्म की व्याधियां हैं तो तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण विरेचन और तीक्ष्ण बस्ती भी, मतलब आपको बस्ती भी तीक्ष्ण ही करनी हुई। और वो और अन्नम, ये है अन्नम रुक्ष अल्प, रुक्ष कटुतित, रुक्ष अल्प कटुतित कषायकम, और विशेषाद बमनम यूज बोला गया है। तो इसमें और धूमपान, धूमपान करने के लिए बोला गया, जो भी श्लेष्म की व्याधियां आती हैं। तो आचार्यों का ये था कि अगर श्लेष्म प्रकोपित हो रहा है या श्लेष्म व्याधियां हो रही हैं, तो इसके मतलब श्रोतो अवरोध कर रहा है वो, इसके मतलब चैनल्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इसके मतलब जो श्रोतो अवरोध के लिए बोला गया श्रीराम गिंथो अपी, श्रोतो आवरण बल भर श्रीराम गिंथो अपी, मतलब ग्रंथि तक कर दे रहा है। तो इसलिए जो भी आपको कफ को लेके चलना है तो आपको निरूप, इसीलिए उन्होंने कर्म काल और योग में निरू को प्रेफर किया है कि पहले आप निरू करके क्लीनिंग कर दीजिए, फिर उसके बाद आप अनुवासन जोड़िए। और वो कैसे आपको 7 दिन का करना है, 15 दिन का करना है, 30 दिन का करना है, कैसे दोष है वो। और तीस बस्ती में भी जैसे सर आपने बोला था कि गौमूत्र और यक्षार, ये तो मस्ट है। अगर इवन आपका कफल व्याधियां है, साथ में मदन फल, एरेंडेबुल और कुटकी और निशुल्क, ये भी जोड़ना है। मदन फल आपको जोड़ना ही जोड़ना है, कुटकी आपको जोड़ना ही जोड़ना है, कम मात्रा में जोड़ना है, निशोध जोड़िए, गौमूत्र और यक्षार। क्योंकि छार काटता है थोड़ा सा कफ को। इवन आप ओरली भी छार देंगे तो कफ की व्याधि में, जैसे हम लोग टंका देते हैं या वो देते हैं, कफ की व्याधियां, कफ रुका हुआ है, श्लेष्म थोड़ा सा चिपका हुआ है, बलगम, खांसी उठ रही है, मतलब वो नहीं निकल पा रहा है, तो थोड़ा सा छार, कंकड़ और या छार जोड़ने से या पिपली मूल जोड़ने से आराम से निकल जाता है। अच्छा, अब आता है कि आपका कुछ और बोल रहे थे आप सब। मैं अल्टरनेट डेज देने के लिए बोल रहा था। हाँ, अल्टरनेट, अल्टरनेट में सर देखिए, अब इसमें कई बार क्या होता है कि इवन हम लोग सेम डे भी देते हैं,
सुबह नीरू दे दिया, शाम को अनुवासक की मात्रा बस्ती दे दी, जैसे बहुत ज्यादा वायु प्रकोपित हो गया है तो यह इस तरीके की व्याधि है। ऑलरेडी नीरू में थोड़ा सा इसमें तो रहता ही है, थोड़ा सा तो 1/3 या 1/4 तो इसमें तो डालते ही डालते हैं। लेकिन सेम डे भी अनुवासन या मात्रा बस्ती दी जाती है जब पेशेंट एडमिट होता है। पेशेंट जैसे मैं गोल्ड में था, मेडिकल कॉलेज में था, तो वहां पे सेम डे भी देते थे। और नहीं तो अल्टरनेट तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपका पेशेंट को उसमें डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता है, वो भी परेशान हो जाता है कि सुबह शाम। लेकिन चूंकि व्याधि ऐसी है कि जो है पुरानी पुरानी बीमारियां होती हैं, और वार्षिक व्याधि में जैसे बोला गया है स्नेहन शोधनम संशोधनम मधु, मतलब बहुत मृदु करना चाहिए, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन जो है बकवास है, तो बस्ती वायु को स्थान बोला गया है, तो इसीलिए हम लोग वायु की चिकित्सा में तो बस्ती प्रेफर पहले नंबर पे, हम लोग को वायु की चिकित्सा में बस्ती पहले नंबर पे बोली ही गई है। और यही सब है सर, बाकी तो आप बताइए ना, सब हो गया सर। जी मैं बताऊंगा। मैं डॉक्टर हरिहर सर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। सोमनाथ के डॉक्टर, डॉक्टर हरिहर सर, आपने कल शैलेश भाई के वहां पे बस्ती बनाना सीखा था, काढ़े का बस्ती, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर बीबी हरिहर सर सुन पा रहे हैं क्या सर? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर मनीषा मैडम, आप अल्टरनेट डेज बस्ती या मृदु बस्ती, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? तीक्ष्ण बस्ती, मृदु बस्ती के बारे में? या शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? कंचन मैडम कुछ बोलना चाहेंगी आप? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए। बस्ती, हाँ बस्ती का तो कभी भी ये है कि ख्याल रखना ही पड़ता है। अगर ज्यादा मतलब वृक्ष बस्ती हो गई, आपके आपके मतलब पास एक काढ़े वाली मैडम बस्ती। थी जो आपकी वो थी ना, आम आदमी पार्टी की एक मैडम थी जिसको बस्ती दिया तो कुछ हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो थोड़ा अनुभव बताइए। हाँ सर, उनका क्या हुआ था कि हाँ, उनका थोड़ा सा पेन एग्रीवेट एक दिन हुआ था। तो उसमें उनका वही वजह था कि फर्मेंटेड फूड वगैरह सारी चीजें खा रहे थे, पत्थे का उस तरीके से पालन नहीं कर रहे थे जो उन्होंने रिओल्ड कर दिया था। उनको तो बैतरन बस्ती दे रहे थे, और उनकी बैतरन बस्ती में सिर्फ उतनी ही चीजें थी, गोमूत्र था, चिंचा था और गुड़ था, तो उतने का ही दिया था। और उनकी वो टोटल वृक्ष बस्ती ही हो गई। पहले थोड़ा सा साइड हुआ, फिर बाद में हुआ, और परहेज नहीं कर पाई थी, तो इसलिए उनके केस में प्रॉब्लम हुई। अब जैसे नॉर्मली हम लोग 10 मूल काढ़े की बस्ती देते हैं, तो उसमें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से ऑयल डालते हैं। जैसे मैं करीब 60 ml या 80 ml ऑयल डालती हूँ तो उस वाली बस्ती में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। या जैसे तिक्त क्षीर बस्ती होती है, वो लगभग अनुवासन की तरह काम करती है, दिया भले उसको जाता है खाली पेट, तो उसके केस में ख्याल रखना पड़ता है। अग्निमांद अगर नहीं भी पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि स्टिकी स्टूल वगैरह आता है, तो उस केस में ध्यान देना पड़ता है। फिर उस बस्ती को बंद करके दीपन पाचन फिर और अच्छे से करना पड़ता है। तो चाहे अनुवासन हो, वो हम लगातार नहीं दे सकते हैं, और चाहे निरू हो, वो भी हम लगातार नहीं दे सकते हैं। और निरू अनुवासन में भी देखना पड़ेगा पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से। जैसे कभी किसी मरीज को फीवर वगैरह आ गया है, जैसे मैंने तो पेशेंट्स को घर पर बोला है मात्रा बस्ती वगैरह लेने के केस में, तो मैंने कहा नहीं है, अगर आपको भूख प्यास जिस दिन भी लग रहा है, कम लग रही है, तो उस दिन आपको मात्रा बस्ती भी नहीं लेनी है। जैसे एक सियाटिका टाइप की पेशेंट थी, तो उनको मुझे लगा कि ठीक है, इनको मात्रा बस्ती दिया जाए, थोड़ी सी क्षय जो है संप्राप्ति तो चलेगा, लेकिन वहां पर मैंने उनको क्रिस्टल क्लियर सारे इंडिकेशंस बता दिए थे। तो बस्ती के केस में कुछ चीजें हैं जो ख्याल रखने की हैं, उसके साथ जब बस्ती दी जाती है, पेशेंट अगर फॉलो करे तो वाकई बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं सर, ये तो है। और मैंने अभी तक 2 ही 3 बस्तियां दी हैं, मतलब जैसे बैतरण बस्ती दी है, 10 मूल काढ़े की बस्ती दी है, और अधिकतर सारी मात्रा बस्ती दी है। प्रॉपर अनुवासन मैं नहीं देती हूँ, मतलब 250-300 ml वाला नहीं कंसेप्ट रखती हूँ। मैक्सिमम मैं 50-60 ml ही देती हूँ, तो मात्रा बस्ती देती हूँ। जैसे 10 मूल काढ़े की एक दिन दे दिया, फिर उसके बाद 3-4 दिन मात्रा बस्ती चल रही है, फिर 10 मूल काढ़ा रिपीट कर लिया। या कई बार सिर्फ मात्रा बस्ती भी अल्टरनेट डेज या 2-3 दिन 4 दिन छोड़ करके भी दिया, या वीकली भी दिया, तो ये ज्यादा देती हूँ। और तिक्त क्षीर बस्ती का तो ये है कि कुछ बस्ती के बाद आपको रुकना पड़ता है, पेशेंट की अग्नि सपोर्ट अगर नहीं कर रही होती है, तो ये चीज है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ कंचन मैडम आप कुछ बताना चाह रही थी। जी सर, मैंने आज एक्चुअली मैं चरक संहिता पढ़ रही हूँ, तो मैंने 28 चैप्टर है, चरक चक्र चक्रपाणी, विविध शीत पीतिया अध्याय में जिसे बोला है
उन्होंने कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो शाखा में से दोष हमारे कोष्ठ में लाने के लिए, तो उसमें एक मैंने पढ़ा तो जो 5 फैक्टर्स बताए गए वहाँ पे, जैसे कि उसका वृद्ध याद करना है, मतलब कि जो दोषों को बढ़ाना है तो वो कोष्ठ में आएंगे, मतलब शाखा से कोष्ठ में आएंगे। विषंदनाथ यहाँ पे मतलब कि उसकी फ्लूइडिटी जो होती है कोई भी दोष की, तो उसको बढ़ा के वो कोष्ठ में लाया जाता है शाखा से। एक बोला है पाकात, मतलब वहां पे कि उसका उसको पक्व करके फिर कोष्ठ में लाना है। और एक चौथा बोला है कि स्त्रोतोमुख विशोधनाथ, कि मतलब वहां पे कि ऑब्स्ट्रक्शन जो भी होगा चैनल में, तो मतलब स्रोतों में, तो उसको निकाल के उसको फिर शाखा से कोष्ठ में लाना है। तो पांचवा था वायोश्च निग्रहात, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम वायु पे निग्रह नियंत्रण अगर करना है तो हमने, आप जैसे अभी इतने दिनों से जो बोल रहे हो कि बस्ती चिकित्सा, तो ये वायु को निग्रहण करने के बाद निग्रहण करती है, मतलब कि वायु को नियंत्रित करती है। तो ये मुझे लगता है कि हम, जैसे आप बोलते हो कि नहीं ये बहुत अच्छी चिकित्सा है, तो मैं बोलूंगी कि ये सच में बहुत अच्छी चिकित्सा है। हमें अगर संहिता खोलने के बाद अगर हर एक चीज को एकदम आसानी, मतलब पढ़ के अच्छे से समझ के हमें और ज्यादा बातें क्लियर हो जाती है, तो मुझे लगता है कि वायु को निग्रहण करने के लिए हमारी सबसे बड़ी चिकित्सा बस्ती चिकित्सा है। तो मतलब हमारे जो दोष शाखा में गए हैं उसको कोष्ठ में लाने के लिए सबसे पहले बस्ती ही देनी चाहिए। मतलब बहुत ही सुंदर वर्णन था, तो मुझे याद आ गई कि मैं पढ़ रही थी दोपहर में आज, तो मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये, क्योंकि इसमें जैसे हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और आप भी बताते रहते हो कि ये वायु की बहुत अच्छी चिकित्सा है। पर मैंने अभी मतलब आप तो बताते हो कि वायु को निग्रहण, मतलब वायु को नियंत्रण करने नियंत्रित करने पर बाकी दोषों को भी हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम हर एक व्याधि में बस्ती दे सकते हैं। जी सर। एक ना हमारी एक मैडम थी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, गुप्ता मैडम थी। वो यूपी में कहीं आजमगढ़ साइड में प्रैक्टिस करती हैं। तो उन्होंने अपनी माता जी को कंटिन्यू अनुवासन बस्ती दिया, कंटिन्यू तेल का। तो उनका ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये आयुष दर्पण के सेशन में वो बताई थी। तो हमने उन्होंने डिस्कस किया कि बहुत स्वेलिंग बढ़ गया है। तो फिर हमने दीपन पाचन करा के और 1-2 दिन गोमूत्र का ये वैतरण बस्ती दे के दोषों को निकाल के फिर अल्टरनेट डेज दिया, तब वो ठीक हो गई थी। तो अनुवासन बस्ती का भी देखने में आता है। अगर और अनुवासन भी 200 ml दे रही थी वो। तो उसका भी व्यापक होता है, अपने ग्रंथों में जो बताया वो सच में होता है व्यापक। जी। आदरणीय मनीषा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी क्या? मनीषा मैडम, वीना मैडम, आप लोग कुछ बोलिए। जी। हाँ सर मैं एक अरविंद चीज सर। बोलूं सर, ये हाँ जी तो सर। सर ये जैसे ये अभी पेंशन में भी बहुत बढ़िया बात बोली, मुझे श्लोक भी याद आ गया। देखिए, आप जो हम लोग मॉडल में बोला जाता है ना कि एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, व्यायाम करो, तो ये सब कोष से शाखा की तरफ दो जाते हैं। व्यायामात व्यायामात ऊष्मय तीक्ष्ण तस्यन व अहित आसनात शाखा कोष्ठम शाखा मलाम यान्ति दुतक मारुत। अगर वायु बढ़ेगी तो कोष से शाखा की तरफ दोष जाएंगे जाएंगे। इसीलिए व्यायाम जो बोला गया है ना, करते लोग चलना कि चल रहे हैं शुगर कम हो जाएगी, मैं तो सबसे कहता हूँ भैया कितना भी चलो शुगर कम नहीं होगी, क्योंकि आप कोष से दोष शाखा की तरफ ले जा रहे हो। आप शाखा से कोष की तरफ लाओ कि वो व्यायाम क्या कहते हैं दूसरा व्यायाम से कुछ भूल गया ना, क्या था सर वो शाखा शाखा कोश। से शाखा से कोष में शुरुआत किससे थी? मैं बताइए थोड़ा सा, मैं याद आ जाएगा मुझे। मैम तो कंचन उसका मैडम। विद्या हाँ, विषयनाथ वाकात स्त्रोतोष मुख विशोधनाथ शाखा वृद्धया मुक्तो विसर्जनात् मलामः शाखा। यस यस कोष्ठम यस यान्ति यस यस वायु यस के यस यस निग्रह। मुझे याद आ गया। पाकात पाकात विषम दिया पाकात पक, जब पकेगा दोष, मतलब अगर वो दोष जो है पकेंगे अपने शाखाओं में या बढ़ जाएंगे, और विषम दिया और बहने का स्वभाव होता ही है उनका। पाकात विषंध्यात श्रोतो मुख शोधन, आपने श्रोतों का मुख का शोधन कर दिया, श्रोतों का मुख शोधन कर दिया। श्रोतो मुख शोधन तस्य कोष्ठ शाखा मुक्ता मतलब कोष्ठम जानती है, शाखा से मुक्त कोष्ठम वो आएंगे ही आएंगे। अगर आपने वायु का निग्रह कर दिया, वायु निकल गई, आपका अनुलोमन हो गया वायु का, चाहे वो अपान का अनुलोमन हो गया, सबका हो गया, तो फिर आप
जो शाखा से कोष्ठ की तरफ दोष आते ही आते हैं, और वही हमको करना है, वही चिकित्सा है हम लोग की, कि कोष्ठ शाखा से कोष्ठ की तरफ आए और वो वहां से दोष निकल जाए, फिर आप संक्रमण चिकित्सा करके पेशेंट को स्वास्थ्य लाभ करा सकते हैं सर। यही बोलना चाहूंगा सर। जी। आदरणीय वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। वीना मैडम, आप प्लीज बोलिए। हाँ सर, अभी व्यायाम का अरविंद सर, डॉक्टर अरविंद सर ने बोल दिया, तो इसलिए तो हम पारंपरिक व्यायाम ज्यादा करने को बोलते हैं। जिम के व्यायाम तो कोष्ठ का व्यायाम नहीं होता, जिम का व्यायाम तो वो शाखागत व्यायाम होता है, और इसलिए कोष्ठ में नहीं आते सर। हाँ, और एक दो शारंगधर का ही मैं बोल रही हूँ। दोष भेद से भोजन व्यवस्था, पढ़ू क्या सर वो? हाँ, जरूर जरूर मैम। हाँ, इस जब अच्छी तरह से निरूह हो गया, सुनिरूढ़ के लक्षण उन्होंने बोल दिए। निरूह अच्छा हो गया तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जिस रोगी के पुरुष पित्त, कफ तथा वायु क्रमशः निकल जाए और शरीर में हल्कापन उत्पन्न हो जाए, उसको सुनिरूढ़ कहते हैं। अर्थात उसको उत्तम प्रकार से निरूह बस्ती का लाभ प्राप्त हो चुका है, ऐसा समझना चाहिए। और अच्छी तरह से निरूह हो गया समझो, तो उसका खान पान क्या होगा? सुनिरूढ़ प्राणी को स्नान कराकर पित्त, कफ तथा वायु से पीड़ित प्राणी को क्रमशः दूध, यूष तथा मांसरस के साथ उचित भोजन खिलाए, अथवा सभी को विकार रहित जांगल, हरिण आदि प्राणियों के मांसरस के साथ भोजन खिलाए, और दोष तथा जाठराग्नि का विचार कर भोजन की मात्रा त्रिभागहीन, शेर भर खाने वाले को एक पाव, ये उन्होंने वो मात्रा बोल दी है, आधा, जो जितना खाते हैं उससे आधा, और हीन मात्रा भी होनी चाहिए, तथा इसके पश्चात उसी दिन यथा योग्य स्नेह बस्ती का प्रयोग भी करना चाहिए। विशेष वक्तव्य में कहते हैं, जिस दिन निरूह बस्ती दी जाती है उस दिन वात दोष का अधिक भय रहता है। इस कारण उस दिन खाने के लिए मांसरस तथा भात देना उचित है, और अनुवासन बस्ती का प्रयोग भी अत्यावश्यक है। फिर जाठराग्नि के बल तथा वायु को गति का विचार कर भोजन द्वारा जाठराग्नि के बलवान हो जाने पर आवश्यकतानुसार स्नेह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने उसी दिन स्नेह बस्ती, जरा एक 2 मिनट बस, उसी दिन जब जिस दिन निरोह बस्ती दिया है उसी दिन तैल बस्ती भी आवश्यक है, स्नेह बस्ती आवश्यक है, ऐसा शारंगधर संहिता वाले बोलते हैं। बस इतना ही मेरा। बहुत अच्छा। आपके पेशेंट भी आए हैं, आप पेशेंट से भी कर रही हैं, और बहुत हाँ, अच्छा। ओके, थैंक प्राउड ऑफ यू मैम, वीना मैम, प्राउड ऑफ यू। सर आवाज चली गई थी आप। आप ये हरिहर सर, ये बताइए, कल आप काढ़ा का बस्ती बनाना सीखने गए थे शैलेश भाई के पास, तो आपका क्या अनुभव है, कृपया बताइए। डॉक्टर हरिहर सर, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हरिहर सर, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हरिहर सर, सुन पा रहे हैं सर क्या? आती है, आवाज आती है सर। आ रही है। आप कैसे काढ़ा का बस्ती बनाना सीखे थे, वो थोड़ा हाँ, बताइए। सर, पहले सर हनी लिया था, बाद में उसमें सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट मिला के बाद में उसने स्नेह मिलाया, और स्नेह मिला के बाद 10 मूल काढ़ा 500 ml। जी, तो ये माधु तेलिक बस्ती बोल रहे हैं। 10 मूल काढ़ा 500 ml, और हनी कितना, तेल कितना? हनी 50 ml और तेल 100 ml ऐसे लिया था, और सॉल्ट 10 ml। 10 ग्राम। और क्या डाला था उसमें? इतना ही? बस इतनी ही। अच्छा, ये माधु तेलिक बस्ती 10 मूल वाला। तो उनका क्या अनुभव है सर, वो देते हैं तो क्या फायदा होता है पेशेंट को? वो सर इनफर्टिलिटी के लिए दिया था, जी। तो वो बोलता था कि उसमें रिजल्ट मेरे को अच्छा मिलता है। जी। तो तो आप, हाँ, पहले
जो लेडीज को ओम छोटा बन रहा था वो बढ़कर अब 5-7 जैसा था, तो अभी वो उनको 14 तक कल उसका रिपोर्ट था, 14 तक आ गया। 15 से आगे होगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, मैं थोड़ा तो 5-10 मिनट लेट हुआ था। ठीक है। तो आपने दशमूल काढ़ा बनते हुए देखा था, सब मिक्स करते हुए हाँ देखा? हाँ हाँ, तो अच्छा है ना सर, ये सब ज्ञान है वो शेयर करना चाहिए एक दूसरे को। हाँ, नहीं हो जी। नहीं सर, रिजल्ट भी बढ़िया है। अभी उनके पास मेरे ख्याल से 15 या तो 20 पेशेंट हो गए हो इनफर्टिलिटी के। ऐसे माधु तैलिक बस्ती से इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हाँ। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने। अब पश्चात कर्म वर्णनम, ये हम पढ़ते हैं, परिहार काल के बारे में बता रहे हैं। कालस्तु बस्त्यादिषु याति यावाम स्तवा यावाम स्तवावान भवेद्भिः परिहार कालः। मतलब हम काल बस्ती आदि देते हैं, काल बस्ती, कर्म बस्ती, योग बस्ती आदिशु, इनमें परिहार काल जो रहता है, मतलब कुछ परहेज करने का काल रहता है, वो डबल रहता है। वही बता रहे हैं, चरक सिद्धि अध्याय पहला में बता रहे हैं। इस पर चक्रपाणी जी टीका क्या लिख रहे हैं कि कृते क्रियान वा परिहार काल, मतलब जो हम क्रिया करना चाहिए या हमें हम कर रहे हैं, क्रियाओं को कर रहे हैं, उसको परिहार काल बोलते हैं। इति अस्य तो उत्तरम आह कालस्तु त्वत्यादि, मतलब ये उत्तर काल में जो कहा है, मतलब बस्ती होने के बाद जो देने के लिए टाइम होता है, उसको हम परिहार काल बोलते हैं। तावान भवेद्भिः परिहार काल इति बस्त्यादि प्रयोगे यावन काल व्यापयते, मतलब जितना हमने परिहार काल बोला है, जितने बस्ती का प्रयोग किया है, उसके बाद के काल को हम परिहार काल बोलते हैं। तत्काला द्वियुणम कालम यावत, मतलब वो द्वियुग्नम कालम, मतलब जितना दिन हमने बस्ती दिया है, जैसे हमने 30 दिन का बस्ती दिया है, तो उसके बाद 60 दिन का परिहार काल हो गया। अगर 8 दिन दिया है तो 16 दिन का हमें परिहार काल, या फिर हमने 15 दिन दिया है तो 30 दिन का परिहार काल वो मानना चाहिए। परिहारस त्वेनोक्तम परिहर्तव्यम, मतलब उसको परिहार्य, परिहार्य मतलब ठंडा पानी नहीं पीना है, यात्रा नहीं करनी है। अभी कुछ लोग नस से लेते हैं और हवा में घूमते हैं, नस से लेते हैं और एसी में सो जाते हैं, ये गलत है। परिहार काल का मतलब यही होता है कि आपको हर चीज में परहेज पालना है, कि वायु का प्रकोप फिर से ना हो जाए। अत्र आदि शब्देन वमन विरेचन शिरो विरेचना नाम ग्रहणम, यहाँ पे अत्र आदि शब्द जब बोला है बस्त्यादिशु, तो यहाँ पे वमन और विरेचन, शिरो विरेचन का भी ग्रहण करना चाहिए। वमन करने के बाद भी, वमन करने के बाद भी कुछ टाइम तक हमें उल्टा पुल्टा जो है आहार विहार, उसका सेवन नहीं करना है। नहीं तो वमन किया और पेशेंट दिन में सोने लगा, रोज रोज रात को जागरण करने लगा, विरेचन किया और रात्रि जागरण फिर किया, तो वो सब शरीर को नुकसान पहुंचाता है। शिरो विरेचन किया, वो स्ट्रॉन्ग तेल से नस से लिया और पूरा कफ निकाला है, और उसके बाद दिन में सो रहा है, दही खा रहा है दिन में, और बहुत ज्यादा अभिसंधि मिल्क शेक पी रहा है, कोई भी दूध लेके कच्चा दूध में बहुत सारे फ्रूट मिला के और पीस के और वो पी रहा है, मिल्क शेक पी रहा है, ये सब नहीं करना है। तो उनको लेना है बस्ती स्वादो व्यापा व्युत्पादेन प्राधान्यम दर्शयति, बस्ती में ये प्राधान्यता ये दिखाई है, आदि बस्ती में आदि बताया है, तो इसलिए उसकी प्रधानता बताइए। लेकिन वमन विरेचन शिरो विरेचन में भी हमें ये परिहार काल का जरूर प्रयोग करना चाहिए, ऐसा चक्रपाणी दत्त जी बोल रहे हैं। विघात, अब जेजट जी जो हैं वो सुश्रुत संहिता पे टीका लिखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं जेजट जी, जैसे डल्हन जी ने लिखा है वैसे जेजट आचार्य ने भी लिखा है। वो क्या बोलते हैं कि विघात वेगो यदि वार्धते तदा बस्ति निष्कृत्य नेत्र मुक्ते तस्मिन् वात मूत्र पुरुष वेगे शेषम प्रणय दिति, मतलब अगर हम बस्ती दे रहे हैं, तो अगर वात पुरुष का वेग आ रहा है और आपने वेगों को नहीं जाने दिया, उसको धारण करके रखा और आप बस्ती दे रहे हैं, तो वो फिर फायदा नहीं करेगा। उत्तान देह कृतोपधान, उत्तान देह मतलब मतलब एक साइड आप लिटा के, उत्तान देह उस तरह से हमें बस्ती देना है, ऐसे बोल रहे हैं ना। उत्तान देह संबंध शरीर यंत्रणाम वेगम उत्तान देह से विस्तृब्धत्वात् सामर्थ्यम उपजायते सच वीर्यम, मतलब ये बोल रहे हैं कि हिंदी वाले पढ़ते हैं कि अपान वायु के प्रकोप पर बस्ती विधि, आधी औषध गुदा में प्रवेश कराने के पश्चात, अच्छा ये बता रहे हैं, यदि तत्काल अपान वायु का वेग उत्पन्न हो जाए तो नली को गुदमार्ग से निकाल देना चाहिए,
रोगी के मल या अपान वायु को त्यागने के पश्चात शेष औषध पुनः प्रवेश कराना चाहिए। जब बस्ती का द्रव्य पूर्ण रूप से अंदर चला जाए तो रोगी को उत्तान सुला देना चाहिए। अच्छा, उत्तान मतलब पीठ के बल सुला दें, सुपाइन पोजीशन में, नीचे सिर के नीचे तकिया लगा देना चाहिए। इससे बस्ती का वीर्य शक्ति संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। मतलब देते टाइम अगर प्रेशर आ गया वायु का तो वो निकल जाए और उसके बाद दें, ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग के इसमें प्रैक्टिस में ऐसा होता होगा कि आप दे रहे हैं और प्रेशर आ गया। दूसरा ये बोल रहे हैं कि क्वचित स्नेह प्रयोगोपि बात विकार वृद्धि कारणम संकेत मेधा कफाभ्याम नीलो निरुद्धा शूलांग सुप्ति शवथुन करोति स्नेहम तु युंजत बुद्धस्तु तस्मे सर्ववर्धते हितान विकारण। मतलब मेधा कफाभ्याम द्विवचन है, मेध और कफ से, अनिलो निरुद्धा, निरुद्धा मतलब रुका हुआ वायु जो है, अवरुद्धित वायु है, वह क्या करेगा, यहाँ पे वायु नहीं निकल पा रहे मेद और कफ की वजह से, तो शूल करेगा, शूल अंग सुप्ति शवथुन करोति, सुप्ति करेगा मतलब वहां पे नमनेस आएगा, शूल होगा, अंग में सुप्ति होगा, शोध करेगा। स्नेहनम तू युंजत बुद्धे तस्में संवर्धित हितान विकारण। मतलब अगर हमने ऐसी अवस्था में अगर स्नेह का प्रयोग किया तो उससे ये विकार बढ़ जाते हैं, मेद और कफ ज्यादा बढ़ा हो तो। इस पर चक्रपाणी जी बोलते हैं मेदसा कफे नवेति मेद कफाभ्याम, मेद और कफ के वजह से मेद कफाभ्याम दो चीज बोला है। अतः अत्र शूलादि निरीक्षय शुद्ध वात भ्रांत्या स्नेह प्रयुक्त है। इसलिए शूल आदि को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि शुद्ध बात है कि नहीं। अगर हमने भ्रांति से स्नेह का प्रयोग किया, ना आवरणम जानती, आवरण को नहीं जाना, अतएव अवृद्ध इति कृतम, तो वहां पे हम लोग ये समझेंगे कि हमें उतना ज्ञान नहीं है। नेत्राप्युक्तम कुपिते मार्गम सेरोदान मेधसा कफेन व अति वृद्धे नीले नादो शस्त्रम स्नेहन ग्रहणम। नहीं तो दूसरी जगह कहा है कि जब मेद और वायु से, मेद और कफ से वायु का मार्ग रुका हुआ है और वायु बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ना आदो शस्तम स्नेहन, तो आदि में स्नेह नहीं करना है, बृहण स्नेह, बृहण करने वाला स्नेह नहीं देना है, ऐसा चक्रपाणी जी बोलते हैं। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, मेद और कफ से अवरुद्ध वायु शूल अंगों में अंग संज्ञाहीनता और शोथ रोग उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में यदि स्नेह का प्रयोग किया जाए तो रोग बढ़ जाता है। साथ ही जिन रोगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती वो दूसरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। परस्पर एक दूसरे मार्ग को अवरुद्ध किए हुए रोग प्रायः दुर्जय होते हैं। पुनः रक्त आदि अन्य धातुओं को दूषित कर ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं जो अपनी चिकित्सा से शांत नहीं होते हैं। कल परसों वर्षा कौशिक मैडम ने बताया था कि उदर रोगी, उन्होंने ये दिया था मदन फल का चूर्ण बस्ती दिया था, तो उससे दोष निकले थे तो अच्छा फायदा हुआ। लेकिन अगर वो तेल दे देती उदर रोगी को जलोदर में, तो ये सारे कंडीशन होते कि शूल हो जाता, अंगों में शून्यता, शोथ बढ़ जाता, ऐसा हो जाता। तो हमें वही अवस्था देखनी है, मेद और कफ से अवरुद्ध वायु है कि नहीं है। जी, आप लोग थोड़ा कुछ बोलिए प्लीज। आदरणीय जितेंद्र कुमार भांजा जी, उड़ीसा के डॉक्टर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए प्लीज। बस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ा मैंने नेटवर्क एरिया में, थ्योरी में पढ़ा था, थोड़ा लेकिन नेटवर्क एरिया में। बस्ती खूब सर। सर हाँ सर अभी सुनाई दे रहा है ना सर? हाँ हाँ जी। सर थोड़ा सा नेटवर्क एरिया। इतना भी मुझे नॉलेज नहीं था, जो सुन सुन के आज 9-10 दिन हो गए। हाँ सुनाई हाँ देना सर? अभी सुनाई दिया सर? हाँ हाँ जी। इतना मेरा नहीं था कि आज सुन सुन के मुझे बहुत अच्छा, मुझे बस्ती के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा प्रैक्टिस में मैं उसका प्रयास करूंगा सर जरूर। और लोग जो भी आज मुझे भी जो शाखा से मुख विशोधन शाखा मुक्ता पुष्टा जानकी बायोचर निग्रह तत्रस्था सफलिता ना देशता तो प्रतीक्षा। ये बारे में मैंने पढ़ा था कि आज मुझे उसका बिल्कुल समझ में आया। और बस्ती कैसे सर नेटवर्क चला गया आपका, जितेंद्र जी का नेटवर्क शायद चला गया। मैं दूसरे वैद्य लोग को बुलाना चाहूंगा।
आदरणीय शंकर वैश्य जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वर्षा मैडम प्लीज कुछ बोलिए। प्रदीप सर, गंगवार सर, भोसले सर, अभय सर। अभय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे या अनुवासन के बारे में? नासिक के डॉक्टर अभय सर, आपने पोद्दार मेडिकल कॉलेज मुंबई से पढ़ाई किया है, आपका क्या अनुभव है बस्ती देखने सुनने से? कुछ बोलिए। अभय सर या महेंद्र सर, आप कुछ बोलिए। महेंद्र सर बोलते हैं तो मजा आता है। हाँ, जितेंद्र जी बोलिए। सर, जो मेरा नेटवर्क ठीक अच्छा नहीं है सर, लेकिन जो सीखने को मुझे मिला सर, आज जो कैसे शाखा से कुष्ठ को मोला जाते हैं, जो श्लोक मैडम ने बोला कि वृद्ध्या विषंदनात् पाकात् स्रोतमुख विशोधनात् शाखान मुक्ता मला कुष्ठ जानती बायोच निग्रहात् तत्रस्थाच विलंबते कदाचित ना समीरिता ना देश काल कुप्यंती भूय हेतु प्रतीक्षणे। ये तो मैंने पढ़ाई कर रहा था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल समझ में आया कि कैसे कुष्ठ से शाखा से कुष्ठ को जाते हैं दोष, और उसे कैसे बस्ती से निग्रहण हो जाता है। बहुत कुछ सर सीखने को मिला बस्ती से, और मैं उसके बारे में बहुत कुछ और भी पढ़ाई करूंगा और मेरे डे टू डे लाइफ में भी प्रैक्टिस में लाऊंगा सर। थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है। और डॉक्टर अभय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभय सर, मैं सर को बुला रहा हूँ। सर पेशेंट हाँ देख रहे हैं। सर। आप कुछ बताइए, आपने पोद्दार मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया है, आपने बस्ती हाँ क्या अनुभव है, देखा है, सुना है, बताइए। सर, हमारे इधर सिर्फ अनुवासन और निरो बस्ती ज्यादा चलती थी। हाँ। अल्टरनेट डे मोस्टली वही चलता था। दशमूल काढ़े का उसमें तेल वगैरह डाल के, वो तो हाँ। मूर्छित तिल तेल रहता था। हम्म। सेंधा उमा शहद वगैरह ये देते थे। दूसरे दिन मूर्छित तेल का अनुवासन चलता था। बाकी के कौन से तेल नहीं यूज होते थे उधर। उस हम्म। टाइम तो भी नहीं होते थे। हम्म। अभी तो मैं फिलहाल करता हूँ अलग अलग तेल से। मेरा एक स्पॉन्डिलिसिस का पेशेंट था, उसका हाँ। हर्निएशन विथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस और लंबर का डिफ्यूजन था उसका। तो उसको मैंने अभी कंटिन्यू 3 मंथ से चालू है बस्ती, पर मैं तेल बदल के दे रहा हूँ उसको। हाँ। पहले उसको मैंने शीर वाला तेल का दिया था। बाद हम्म। में उसको दूसरे महीने में सर्चर दिया था। अभी मोरिवेना दे रहा हूँ उसको। बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं अभी। उसका हाँ। टोटल हाथ का दोनों सेंसेशन लॉस हुआ था, तो अभी वो हाँ। दोनों को ग्रिपिंग और सेंसेशन अच्छा आ गया है। हाँ। अभी 3 महीने से कंटिन्यू उसको अनुवास अपना मात्रा बस्ती चालू है। अलग अलग तेल से हर एक महीने बदल के देता हूँ मैं उसको थोड़ा। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। और सर, आपने पोद्दार मेडिकल कॉलेज में तो देखा होगा ना बस्ती बनाते हुए? बस्ती मैंने तो उधर ही सीखा था सर, सब उधर ही सीखा था मैंने। तो कुछ बताइए ना मैं कैसे। उधर उत्तर बस्ती भी बहुत दिया है सर उस टाइम। तो कुछ बताइए ना कैसे बनाते थे, वो बनाने का प्रक्रिया कुछ बताइए ना। किसका? कौन सा, काढ़े का या उत्तर काढ़े बस्ती? का बताइए ना, कैसे बनाते थे काढ़ा, क्या वो बनाते तो थे? सर एक ही टाइम बना के रखते थे, क्योंकि वो 100 पेशेंट रहते थे। वो मामा लोग सुबह 8 बजे आके सब बना के रखते थे। आए के सिर्फ स्नेहन स्वेदन के ही है तो वो तुरंत दे देते थे उसी टाइम। हाँ। अच्छा। उस टाइम कावी जोशी बोल के द्रव्य गुण के सर ये डीन थे हमारे, हाँ। तो उनके टाइम में थे हम उधर। उसके हाँ। पहले साठे सर थे। हाँ। हम्म। उत्तर बस्ती बहुत दिया है सर मैंने खुद। उत्तर बस्ती किस चीज का दिया है और सर कौन? फल ग्रुत का और क्षार तेल का। अच्छा। हाँ, फल ग्रुत और क्षार तेल का बहुत दिया है, क्योंकि कोपिकर मैडम एक थी वहां पे, वो डेयरिंग उनका था, वो करती थी इनफर्टिलिटी में। हाँ। उनका उसका हाथ करना था वो तो, इनामदार सर और वो कोपिकर मैडम। हाँ। और वो एक लंग्स के ऊपर जिंदा थी 30 साल। हाँ। पोद्दार में ऑपरेट हुआ था उनका। हम्म। तो उन्होंने मेरे को सिखाया था सब। हम्म। योनी दावन, योनी पिच्चू और ये उत्तर बस्ती। हम्म। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं आज सेशन बंद करता हूँ। अब हम कल मिलेंगे। ठीक है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे क्लिनिकल संभाषा में। आप लोग पेशेंट लेके आइए, फिर मैं सेशन बंद करता हूँ। आगे और चर्चा करते रहेंगे हम, बस्ती पे और चर्चा करते रहेंगे। आप लोग कल भी पढ़ के आइए, कुछ कुछ बताइए अपना अनुभव।
ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं, थैंक यू।